तो दुनिया का हर इंसान अगर अपनी दुश्मनी का बदला एक दूसरे से लेने लगे तो इस दुनिया को खत्म होने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। तो इससे बेहतर यह होगा कि अपने बीते हुए पल को भूलकर आने वाले कल के बारे में सोचें। लेकिन आज की कहानी में ऐसा नहीं होता है, कुछ उल्टा ही हो जाता है, जिसकी वजह से एक परिवार उजड़ जाता है और दो लोग मौत के हवाले हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज की जो ये कहानी है, ये कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज इस सच्ची घटना की मैं बात कर रही हूँ। ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है कानपुर, और इसी कानपुर के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है घाटमपुर, और इसी घाटमपुर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है ढुकवा, और इसी ढुकवा गांव का रहने वाला सुरेंद्र सिंह के परिवार में उनकी पत्नी ममता। सुरेंद्र सिंह के 3 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है कुलदीप, जिसकी उम्र होती है 28 साल के आसपास। कुलदीप की पत्नी का नाम होता है प्रभा। मैं बात कर रही हूँ 14 अक्टूबर शाम के करीब 7 बजे के आसपास। सुरेंद्र सिंह खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने दलान में सोने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद सुरेंद्र का पूरा परिवार खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसके घर में उसी के गांव के ही रहने वाले 3 लोग तरह तरह के हाथ में हथियार लेकर उसके घर में प्रवेश करते हैं। जब सुरेंद्र का परिवार उन लोगों को देखते हैं तो वो लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि इनकी नीयत बहुत ही बुरी है, कुछ करने वाले हैं। इससे पहले कि वो अपने आप को बचा पाते, तभी ये तीनों लोग उन लोगों पर हमला कर देते हैं और उसी हथियार से सुरेंद्र की जो बहू होती है प्रभा, उनको मौत के घाट उतार देते हैं। जब प्रभा की सास देखती है कि उसकी बहू को मार रहे हैं, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है। इसके बाद ममता को भी मार देते हैं, और जब ममता को मार देते हैं तो जो उनका बेटा रहता है कुलदीप, उसके पास पहुंचते हैं। कुलदीप उन दोनों को देखकर बेहद डर जाता है और अपने जिंदगी की भीख मांगने लगता है। इस पर वो लोग कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम लोग तुझे मारेंगे नहीं, लेकिन एक ऐसी सज़ा देंगे जिससे कि तुम्हारी गलती तुम्हें हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी। इसके बाद उस हथियार से उसके दोनों पैर को काटकर उसके शरीर से अलग कर देते हैं। इसके बाद वो रोता रहता है, चीखता चिल्लाता रहता है। उनके घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर जो पड़ोसी होते हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है, कोई इसका विरोध नहीं करता है, कोई इन लोग को बचा भी नहीं पाते हैं। इसके बाद जो कातिल होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सुरेंद्र सिंह को खबर दी जाती है। सुरेंद्र सिंह अपने घर पे पहुँचते हैं और घर की स्थिति को देखकर रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं और पास के ही थाने में जाते हैं घाटमपुर, और जाकर पुलिस ले कंप्लेन दर्ज कराते हैं। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद जो पुलिस होती है उस घटना स्थल पर पहुंचती है और घटना स्थल के बाद उसका मुआयना करती है, उसकी छानबीन करती है और दोनों लाशों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। इसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं कुछ बताने को तैयार ही नहीं होते हैं। इससे पुलिस यह समझ जाती है कि ज़रूर ये लोग डर गए हैं, नहीं तो कुछ मामला कुछ और है। इसके बाद सुरेंद्र सिंह से पूछा जाता है कि आपको किसी पर शक है। इस पर सुरेंद्र सिंह बताते हैं कि मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि मेरी पत्नी और मेरी बहू की हत्या और मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार फूल सिंह है। फूल सिंह, जिसका भाई लाल सिंह और उसका जो चाचा होता है राम प्रसाद, ये तीनों शामिल होते हैं। अब सुरेंद्र के तहरीर पर इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, और मुकदमा दर्ज होने के बाद ये केस इतना तूल पकड़ लेता है कि पुलिस अपनी कार्रवाई तुरंत करती है और तुरंत फूल सिंह के घर जाती है। घर जाने के बाद फूल सिंह का और जो तीनों लोग होते हैं, फूल सिंह, लाल सिंह और उसका चाचा राम प्रसाद,
तीनों लोग फरार हो जाते हैं। पुलिस उनकी छानबीन में लग जाती है और सुबह होते होते तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद दोस्तों गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर आती है और थाने में लाकर पूछताछ करने लगती है। इसके बाद जब पूछताछ करती है तो फूल सिंह बिना किसी दबाव के तुरंत पूरी बात सच सच बता देते हैं और जो घटना बताते हैं, जो ये बात सामने निकल कर आती है, जब पुलिस सुनती है तो सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। दरअसल जो फूल सिंह होते हैं, उनका ये घटना जो होता है, ये जो कहानी है घटना से 2 साल पहले की है। फूल सिंह के परिवार में उनकी पत्नी रानी और 4 बच्चे होते हैं, 3 बेटे होते हैं और छोटी बेटी होती है प्रभा। फूल सिंह के परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। और जो प्रभा और जो सुरेंद्र सिंह का बेटा होता है कुलदीप, दोनों पड़ोसी होते हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते हैं, एक ही स्कूल में बचपन से पढ़ते पढ़ते जवान हो जाते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। दोनों में दोस्ती होती है, देखते ही देखते दोनों एक ही गांव के रहने वाले होते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो नहीं ये बात सुरेंद्र सिंह को पता चलती है और न ही फूल सिंह को पता चलती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, लेकिन आसपास के लोगों को पता चल जाती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, इनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसके बाद ये बात सुरेंद्र सिंह को भी पता चल जाती है और प्रभा के पिता फूल सिंह को भी बात पता चल जाती है। जब फूल सिंह को अपनी बेटी के बारे में पता चलता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पत्नी रानी से जाकर कहते हैं तुम अपनी बेटी को संभालो। इसके बाद प्रभा पर पाबंदी लगा दी जाती है। उसके पिता उसे घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देते हैं। जब घर से बाहर निकल नहीं पाती है तो बहुत ही परेशान हो जाती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं नहीं कि प्यार पर जितनी भी पाबंदियां लगाई जाए उतना ज़्यादा प्यार और भी गहरा होता जाता है। इसी तरह से प्रभा और कुलदीप का प्यार भी गहरा होता जा रहा था। दोनों मिल तो नहीं पाते थे, लेकिन हमेशा फ़ोन पर बातें करते थे और कुलदीप हमेशा कहता था कि ऐसा कोई नहीं है जो कि हम दोनों को मिलने से रोक सके। और इधर प्रभा का भी वही हाल होता है। फिर देखते ही देखते एक दिन मौका पाकर प्रभा और कुलदीप घर से भाग जाते हैं और घर से भागते हैं तो कुलदीप का दोस्त होता है हरियाणा के गुड़गांव शहर में, वहाँ पर जाता है, अपने दोस्त के पास जाता है और मंदिर में जाकर प्रभा से शादी कर लेता है और एक किराए का कमरा लेता है। वहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगता है और जो भी पैसे मिलते थे उससे अपना जीवन यापन करने लगता है। इधर जब फूल सिंह की बेटी प्रभा अपने आशिक के साथ चली जाती है तो इनका समाज में सर उठाकर चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही परेशान हो जाते हैं। एक दिन वो अपने भाई के साथ पास के ही थाने में जाते हैं और थाने में जाकर यह रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरी बेटी को सुरेंद्र के बेटा कुलदीप उसको भगाकर ले गया है। इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराते हैं और ये भी कहते हैं कि मेरी बेटी है जो नाबालिग है। पुलिस इनका मुकदमा दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद सुरेंद्र के परिवार पर दबाव डालने लगती है। जब सुरेंद्र के परिवार पर दबाव डालती है, जब ये पता कुलदीप को चलता है तो कुलदीप मजबूर होकर अपनी पत्नी प्रभा के साथ अपने गांव आता है और गांव आने के बाद दोनों को थाने में ले जाया जाता है। जब थाने में ले जाकर पूछताछ किया जाता है तो प्रभा कहती है कि मैं नाबालिग नहीं बल्कि बालिग हूँ और मैं अपनी मर्जी से कुलदीप के साथ गई थी और वो हमको भगाकर नहीं ले गया था और हम दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से शादी भी कर लिए हैं। और वो अपने शादी की कुछ फ़ोटो भी दिखाती है, लेकिन पुलिस विश्वास नहीं करती है और कुलदीप को जेल में डाल देती है। इसके बाद प्रभा को जिला न्यायालय में पेश किया जाता है। वहाँ पर भी प्रभा वही बात कहती है जो कि पुलिस को पहले बता चुकी होती है। वो बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी मर्जी के साथ कुलदीप के साथ घर छोड़कर गई थी और मैं बालिग हो चुकी हूँ। जब जो जज होते हैं प्रभा का बर्थ सर्टिफिकेट देखते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि ये लड़की बालिग है और यह आदेश दे देते हैं कि ये लड़की बालिग हो चुकी है, ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, जहाँ भी आना जाना हो, जिससे मन उससे शादी कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये आदेश भी दे देते हैं कि इसको परेशान न किया जाए। और उससे प्रभा से पूछा जाता है कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो, तो प्रभा कहती है कि मैं अपने सास ससुर के साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद उसको सास ससुर के घर उसको भेज दिया जाता है।
कोर्ट यह आदेश दे देता है। और जब ये आदेश दे देता है, जब फूल सिंह इस बात को सुनते हैं कि उसकी बेटी उसके घर नहीं रहना चाहती है, तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और इधर जो कुलदीप होता है, जेल में जाने के बाद कुछ दिन के बाद छूटकर वो घर आ जाता है, और घर आने के बाद कुछ दिन अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ रहता है। फिर हरियाणा के गुड़गांव चला जाता है, और वहाँ पर जाकर वो किराए का कमरा पहले से लिया ही होता है। वहाँ पर रहकर एक प्राइवेट कंपनी में रहकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। लगभग ऐसे ही 1 साल का समय बीत जाता है। जब 1 साल का समय बीत जाता है तो प्रभा एक बच्ची को जन्म देती है। उस बच्ची का नाम होता है रिश्मा। जब बच्ची 9 महीने की हो जाती है तो कुलदीप अपनी बच्ची का मुंडन करवाने को सोचता है, और एक दिन अपने पिता सुरेंद्र को कॉल करके कहता है कि मैं अपनी बच्ची का मुंडन करवाना चाहता हूं, और मैं अपने पूरे परिवार के साथ गांव आ रहा हूं। आपको जो भी तैयारियां करनी है कर लीजिए। सुरेंद्र भी अपनी बेटे की इस बात को सुनकर भी तैयार हो जाता है। और इधर जो फूल सिंह था, वो अपना दुश्मनी निभाए रखा था, उससे बात नहीं होती थी, लेकिन कुलदीप अपने परिवार में बात करता था। लेकिन फूल सिंह न ही अपनी बेटी से बात करता था और न ही अपनी दामाद से बात करता था। वो अपना दुश्मनी निभा रहा था। इसके बाद मुंडन का तय भी निश्चित हो जाता है। 9 अक्टूबर को ये लोग अपने घर आ जाते हैं, और घर आने के बाद पूरी तैयारी करने के बाद 13 अक्टूबर को मुंडन किया जाता है। बहुत ही धूमधाम से उसकी बच्ची का मुंडन होता है। पूरे गांव को खिलाया जाता है। जब पूरे लोग आते हैं, भोज खाते हैं, खाने के बाद जाकर गांव में जाकर तरह तरह की बातें करते हैं। जब तरह तरह की बातें करते हैं, फूल सिंह सुनता है तो उसको बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और इतना गुस्सा आता है कि वो अपना इन सुरेंद्र सिंह के परिवार को सबक सिखाने के लिए ठान लेता है, और ये पूरी बात जाकर अपने भाई लाल सिंह को बताता है। लाल सिंह भी उसके इस योजना में शामिल हो जाता है, और ये फिर अपने चाचा राम प्रसाद को भी अपने साथ शामिल कर लेता है, और ये सोचने लगते हैं कि कब सुरेंद्र का जो रिश्तेदार है इनके घर से जाए और ये अपनी घटना को अंजाम दे सके। इसके बाद 14 अक्टूबर को जो मुंडन का कार्यक्रम होता है सब खत्म हो जाता है। उनके रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम का समय होता है, 7 बजे का समय होता है। इसके बाद सुरेंद्र सिंह खाना खाकर अपने दलान में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी ये तीनों लोग अपने घर से तरह तरह के हथियार लेकर आते हैं, और हथियार लेने के बाद कुलदीप के घर जाते हैं, सुरेंद्र सिंह के घर जाते हैं। जब वो लोग इन लोगों को देखते हैं तो बुरी तरह से डर जाते हैं, और ये समझ जाते हैं कि इनकी नीयत बहुत ही खराब है। ये कुछ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इससे पहले कि वो अपने आप को बचाते, तभी ये तीनों लोग उनकी सुरेंद्र की जो बहू होती है प्रभा, उसको पहले हत्या कर देते हैं। बहू की हत्या करते हुए देख सास चिल्लाने लगती है, और अपनी बहू को बचाने के लिए उसके पास जाती है तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद ये लोग कुलदीप के पास आते हैं। कुलदीप अपने ज़िंदगी की भीख मांगता है, रहम की भीख मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये लोग कहते हैं, धमकी देते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, बल्कि एक ऐसी सज़ा देंगे कि तुम अपनी गलती को ज़िंदगी भर याद करोगे। इसके बाद वो अपने हथियार से उसके दोनों पैरों को उसके शरीर से अलग कर देते हैं। इसके बाद वो रोता रहता है, चीखता चिल्लाता रहता है, और ये अपनी घटना का अंजाम देकर ये पूरी वारदात करके चले जाते हैं। आसपास के जो लोग रहते हैं इस घटना को देखते रह जाते हैं लोग, लेकिन कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। जब सुरेंद्र सिंह को इस बात की खबर दी जाती है तो अपने घर आते हैं, और घर आने के बाद इस घटना को देखकर रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, और पास के ही थाने में आटमपुर जाते हैं और वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो पुलिस इस तरह से तीनों लोग को पकड़ती है, और तीनों लोग को पकड़ने के बाद इनको जिला न्यायालय में पेश किया जाता है, जहां से इनको जेल भेज दिया जाता है। और जो कुलदीप है उसके दोनों पैर कट चुके हैं, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, लेकिन डॉक्टर का भी कहना है कि ये बच नहीं पाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल वो अस्पताल में है, आगे क्या होगा वो भगवान की मर्जी। और इन लोगों की क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हैं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।